नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आपसे बात करने वाला हूँ हड्डी के कैंसर के बारे में, जिसको बोन कैंसर भी सामान्य बोलचाल की भाषा में हड्डी का कैंसर कहा जाता है या बोन कैंसर कहा जाता है। और कई लोग जो ये जो मतलब आमतौर पर जो ये जो पेल्विस या हाथ पैरों की जो लंबी जो हड्डियां होती है, पैर की जो लंबी हड्डी, दो पैरों में लंबी हड्डियां होती है, मतलब आपका एडी से लगा के घुटने तक और घुटने से लगा के कमर तक, एक तो इनमें, और एक हाथों में भी ये जो ये वाले पोर्शन की हड्डी और यहाँ से कंधे तक के पोर्शन की, इन खास तौर से ये जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों में ये विशेष तौर से जो आपका बोन कैंसर जो है, हड्डियों का जो कैंसर है वो होता है। और इसको अंग्रेजी में ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाता है। ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाता है, यानी कि ऑस्टियो से मतलब आप समझ गए, ऑर्थोपेडिक्स जो मतलब यानी कि हड्डी का जो विभाग है उसमें जो होने वाला कैंसर, यानी कि ऑस्टियोसेल्स जो होती हैं, जिन ऑस्टियोसेल्स के अंदर जो कैंसर पैदा होता है या जो पाया जाता है उसी को हड्डी का कैंसर भी कहा जाता है। मतलब ऑस्टियोसार्कोमा एक प्रकार का मतलब बच्चों में होने वाला तो आजकल एक सेंट्रल मतलब कैंसर हो गया। मतलब बच्चों के अंदर ऑस्टियोसार्कोमा बहुत ज्यादा हो रहा है, टीनेजर्स में खासतौर से 2-3 साल की उम्र से लगा के और 17-18-19 वर्ष तक, 13 to 19 टीन एज बोलते हैं जिसको, तो इन टीनेजर्स में ये जो ऑस्टियोसार्कोमा है, ये जो हड्डी का कैंसर है, वो बहुत ज्यादा मतलब अपने जड़ें जमा चुका है और बहुत ज्यादा बच्चों में ये होने लगा है। अब आमतौर पर क्या होता है कि ये ऑस्टियोसार्कोमा जो विकसित जब होता है तो जांघ की हड्डी, फीमर मतलब जिससे बोलते हैं, जिसके निचले हिस्से में, फीमर का जो निचला हिस्सा है उसमें ये मतलब शुरुआत में डेवलप होता है। और ये धीरे धीरे पिंडली के ऊपर जो टिबिया जिसे मतलब कहा जाता है उसमें भी ये मतलब अपना जमावड़ा जमा लेता है। और ये बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे जो छोटी हड्डियां हैं उन हड्डियों तक भी ये मतलब अपना विस्तार कर लेता है। और अब ये विस्तार किससे करता है? खून के थ्रू करता है। मतलब ब्लड जो है, यानी कि हड्डियों के अंदर बोन मेरो है और उन बोन मेरो में जो रक्त बन रहा है, और वहीं पड़ोस में ऑस्टियोसार्कोमा है, तो वो रक्त उनको साथ में लिए जाता है और वो शरीर के अंदर दूसरे अंगों की जो छोटी हड्डियां हैं उनमें भी ये जाने लग जाता है और आपके बॉडी के दूसरी जो पार्ट्स है उसमें भी मतलब ये मतलब बढ़ जाता है। अब इसके जो कारण है, सबसे पहला जो ऑस्टियोसार्कोमा का जो अब तक जो रिसर्च में जो कारण पकड़ में आया है वो आपका वंशानुगत इतिहास, यानी कि आपके पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी में अगर मतलब इस तरीके का कोई पाया गया तो वो आपको होगा। दूसरा, आपके जिन इलाकों में फ्लोराइड, कैल्शियम और नाइट्रेट, वापस सुन लें इस बात को, आपके जिस इलाके में पेयजल में या खेती करने वाले पानी में, सब्जियों को पिलाने वाले पानी में, फसलें पैदा करने वाले पानी में अगर नाइट्रेट बहुत ज्यादा है, या नाइट्रेट आप दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यूरिया दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डीएपी दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फास्फोरस दे रहे हैं अपने खेतों में, एनपीके दे रहे हैं, तो मतलब ये जो फर्टिलाइजर जो है, कृत्रिम जो खाद है, रासायनिक खाद जो है, ये अगर दे रहे हैं तो आपके नेचुरली वहां नाइट्रेट बढ़ रहा है। दूसरा, अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोराइड है तो भी, और तीसरा, अगर उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा सल्फर है तो भी, उस पानी में अगर बहुत ज्यादा फास्फोरस है तो भी, तो अधिक सल्फर, अधिक फास्फोरस, अधिक नाइट्रेट, ये जिन इलाकों में है उन इलाकों में ये ऑस्टियोसार्कोमा जो है, हड्डी का जो कैंसर है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। क्योंकि नवग्रह आश्रम पर संपूर्ण विश्व से रोगी आते हैं, तो पूरे विश्व में अगर मैं हड्डी के कैंसर की मतलब अगर बात करूं तो ये इंडिया में भी मतलब करीब करीब ऐसे 500 में से 150 ऐसे जिले हैं, उन 150 जिलों में तो बहुत ज्यादा नाइट्रेट मतलब है, तो वहां भी ऑस्टियोसार्कोमा हो रहा है। और बांग्लादेश में इसके बहुत ज्यादा पेशेंट है, पाकिस्तान में इसके बहुत ज्यादा पेशेंट है, और विशेष तौर से साउथ अफ्रीका के हमारे यहाँ बहुत पेशेंट है इस ऑस्टियोसार्कोमा के। और ऑस्टियोसार्कोमा का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, वो सीधा कहते हैं हो गया बस हड्डी काटो, मतलब पैर काट दो, मतलब जैसे पिंडली के नीचे आया तो घुटने से पैर काट दो, जांग पे आया है तो
कमर के यहाँ से पैर को हटा दो बस। वो जबकि ये उनकी गलत थ्योरी है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंसली इस बात को कह रहा हूं कि पैर काटना कोई समाधान नहीं है, बहुत अच्छे से ये ठीक होने वाला कैंसर है। हालांकि इसमें समय लगता है। ये एक तरह से मैं इसको मेरी आम बोलचाल की भाषा में ये कहता हूं, ये श्रापित कैंसर है। मतलब एक तरह से श्राप लग गया। इससे पेशेंट की मृत्यु नहीं होती, मौत नहीं होती ऑस्टियोसार्कोमा से। आज दिन तक मैंने किसी ऑस्टियोसार्कोमा के पेशेंट को इस कैंसर की वजह से मरते नहीं देखा है। तो इसमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अगर इस प्रकार का किसी भी परिवार में किसी को समस्या है तो आज समय इसमें ज्यादा लगता है, 2-2.5 वर्ष इसमें ठीक होने में लग जाता है और ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। और वापस ये रिकरेंस भी नहीं करता, दोहराव नहीं करता, वापस रिपीट नहीं होता ये। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसके लिए इस कैंसर की कमजोरी के मामले में एक बहुत अच्छी बात है। तो इस ऑस्टियोसार्कोमा को हराने के लिए नवग्रह आश्रम आपके साथ कदम से कदम मिला के और बिल्कुल आपके पीठ पर खड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल आपको हिम्मत भी देंगे, हौसला भी देंगे, औषधि भी देंगे, परहेज भी बताएंगे। कैसे उनकी उम्र आपने ये पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने कि कैंसर कोशिकाएं मरना भूल जाती है, सुना होगा आपने। कैंसर कोशिकाएं में डीएनए जब चेंज होता है तो वो मरना भूल जाती है, यानी कि आरबीसी को 120 दिन में मरना है, परंतु वो 120 दिन में नहीं मरती, वो भूल जाती है। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ये जो 2018 में जो नोबेल प्राइज मिला वो डॉक्टर एलिसन को मिला। इन्होंने क्या चीज साबित की? इन्होंने ये चीज साबित की कि अगर आपकी कोशिकाओं के अंदर 2 प्रोटीन है, कौन से? एक तो PD1 और दूसरा प्रोटीन है CTLA4। एक हालांकि आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी क्योंकि आप उस मानसिकता के साथ नहीं आए हो। आपने सोचा होगा कि नवग्रह आश्रम मतलब कोई बाबा जी होगा, लंगोट लगा रखी होगी, भूत होगी और वो जा बेटा ठीक हो जाएगा और हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो 100% साइंटिस्ट हूं और मैं बिना विज्ञान के कोई बात नहीं करता हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं वैद्य हूं, तो विज्ञान की ही बात करूंगा और आयुर्वेद की ही बात। तो आप लोगों को भी ये थ्योरी समझ के जानी है और ये थ्योरी समझ गया तो फिर कैंसर समझ गया। फिर कैंसर समझेगा कि भाई अभी ये मेरे को समझ लिया, अभी इसके लिए अपना दाव नहीं लगा। तो आपने जब अपनी नई कोशिकाएं ताकतवर बना ली तो वो जो कैंसर कोशिकाएं जो कह रही थी हम तो नहीं मरती है, उसके लिए इन 2 साइंटिस्टों ने कहा नहीं मरती है। कौन कहता नहीं मरती है? ये तब मरती है जब आप इसको ये खुराक बंद करो। आपने उसको PD1 और CTLA4 नाम का प्रोटीन बंद कर दिया। जब वो प्रोटीन ही बंद कर दिया आपने तो उसके बाद में तो वो उन कोशिकाओं को मरना पड़ेगा, बल्कि और तेजी से मरना पड़ेगा। फिर एक चीज आपने शक्कर बंद कर दी, मतलब ये जो व्हाइट शुगर है आपका, ये भी आपके कैंसर का डीएनए चेंज करती है। मतलब आपकी जो नॉर्मल सेल्स है उसको डीएनए चेंज करती है क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारा जहर है, उसमें नाइट्रेट है, उसमें सल्फर है, उसमें फास्फोरस है। ये जो आपकी सिंपल जो शुगर है, आप समुद्र वाला जो नमक है उसमें तो दुनिया भर का केमिकल है, पूरा जहर ही है वो भी आपका डीएनए चेंज कर रहा है। तो ये आप PD1 CTLA4 को बंद कर दो। किस पर करना बंद? गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उड़द है। मैं कैंसर पेशेंट की बात कर रहा हूं, बाकी दूसरे लोगों को तो कह रहा हूं कि आज से यही खाना शुरू कर दो। आइए गेहूं को तो आज बंद कर दो, अभी यहां से घर पे फोन कर दो, घर पे गेहूं लिया है तो तू घर से बाहर निकाल देना। हकीकत कह रहा हूं, कैंसर का आज की तारीख में 40% जिम्मेदार केवल गेहूं है आपका। बाकी में रिफाइंड ऑयल है, दारू है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, केमिकल है, बाकी सब चीजें आती, परंतु गेहूं अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण, मतलब गेहूं ये इसका जो कैंसर का जो है निकल के आया। और एक सर्वे हुई है भी, जिन कंट्रीज में गेहूं नहीं खाया जाता है उन कंट्रीज में आज की तारीख में जो कैंसर का जो रेशियो वो मिनिमाइज है। जिस सीजन में गेहूं नहीं खाया जाता है उस सीजन में कैंसर के नए पेशेंट कम से कम आते हैं। ये भी अब लोग ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना आपने? सुना ना? मतलब यूएनओ जो है ना, उसने ये जो पूरा साल है इसको श्रीधन्य के लिए दिया, मोटे अनाज। पागल है क्या सरकार है? वो संयुक्त राष्ट्र संघ पागल है जो वो कह रहा है आप बाजरा खाइए, आप मक्का खाइए, आप ज्वार खाइए, कोदू खाइए, कुट्टू खाइए, रागी खाइए, सामा खाइए, सिंगाड़ा खाइए, साबूदाना खाइए। क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो जो सर्वे आई कैंसर पैदा होने के जो कारण है
उन कारणों में उन्होंने गेहूं के लिए क्यों नहीं कहा, चावल के लिए क्यों नहीं कहा? आज की तारीख में कैंसर पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ही चावल और गेहूं है। मतलब गेहूं कैंसर का है, चावल कैंसर का है। और उसके दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए। एक तो जितना जमीन में डीएपी दिया जा रहा है, यूरिया दिया जा रहा है, जितना पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है वो कारण, और दूसरा कारण कि उसको जहां गोडाउन में उसको रिजर्व किया जा रहा है, वह दुनिया भर का जो केमिकल है वो एक बहुत बड़ा है। तो आप सब लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, आज से ही गेहूं से तो परे हो जाओ, मतलब गेहूं से तो बच ही जाओ तो आप बच जाओ। अब दूसरा रीजन आता है अपन कैंसर। अब आपने अच्छा रस बनाया, अच्छा रक्त बन गया, 120 दिन बाद आपकी आरबीसी मरेगी कि नहीं मरेगी? या किसी के पास ऐसा कोई मंत्र है कि मैं तो नहीं मरना दूंगा, मरेगी ना? तो 120 दिन में आपने ब्लड कैंसर ठीक कर लिया ना। 2 महीने और जोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है? 4 महीने की जगह 6 महीने हो गए तो आपका कैंसर मरा, ठीक हुआ। ठीक तो एलोपैथी में होता है, कीमो से ठीक होता है कैंसर, परंतु 6 महीने बाद वापस आ जाता है। कैंसर ठीक तो होता है रेडिएशन से, पर 9 महीने बाद वापस आ जाता है। कैंसर ठीक तो होता है सर्जरी से, तो पहले तो साल भर बाद वापस रिकरेंस होता था, आजकल तो तीसरे चौथे 5वें महीने में हो जाता है। तो कैंसर अपने को ठीक नहीं करना है, कैंसर को जड़ मूल से बिल्कुल खत्म करना, मारना है कैंसर। और कैंसर मारने में 3 चीजें मदद करती है आपकी, 3 चीजें आपको मदद करती है। नंबर 1 सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कैंसर के को खत्म करने के लिए आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो विल पावर है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना, शिवाजी का नाम सुना? ये क्या थे? मतलब इनके 4 हाथ थे क्या? 4 पैर थे। इनका इरादा बहुत बड़ा था, मतलब इनके मन में यह था कि मेरी मां गुलाम नहीं रह सकती, मेरी मेवाड़ गुलाम नहीं रह सकती, मेरा महाराष्ट्र गुलाम नहीं रह सकता, मेरा भारत गुलाम नहीं रह सकता। तो कैंसर अगर आपके शरीर में है, अगर कैंसर आपके शरीर में है तो आप किसके गुलाम हैं? कैंसर के गुलाम हैं। तो मारना किसको है? कैंसर को। तो जब कैंसर को मारना तो पहला जो सूत्र है वो ये है कि आपके दिमाग में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कैंसर को खत्म करूंगा, मेरे में ये दृढ़ संकल्प चाहिए। कैंसर उन्हीं लोगों का हारता है जो उसको हराना चाहता है, कैंसर खुद नहीं हारना चाहता। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये जो नोबेल प्राइज मिला 2019 में, ये सबसे महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज है अब तक का कैंसर पर की हुई रिसर्च का। हालांकि ये उसका पार्ट है। ये 1931 में नोबेल प्राइज मिल गया था डॉक्टर वार्नबर्ग को, और वार्नबर्ग को इस बात पे मिला था कि आपकी दीदी, इस बात पे आप नोटिस करना, अगर आपकी कोशिकाओं को मैं 48 घंटे तक 35% ऑक्सीजन अगर कम कर देता हूं तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये इसमें नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने कम से कम 2500 लोगों का, यानी कि 2500 लोगों का कैंसर ठीक किया। 1931 है, जब अपना जन्म ही नहीं था, अपन तो 7-8-61 के पैदा हुए, और ये 31 की बात है। उस जमाने में इन्होंने अलसी से, गाय के दूध के उससे, मतलब पनीर से, और फिश मछली से, मतलब इन्होंने लोगों का कैंसर, ओमेगा 3, यानी कि सीधा सीधा सूत्र ये है कि ओमेगा 3 अगर आप पेशेंट को मैक्सिमम देते हैं तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है, और ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ने की वजह से आपका जो कैंसर है, यानी कि जहां कैंसर है वहां ऑक्सीजन नहीं है, और जहां ऑक्सीजन है वहां कैंसर नहीं। कर्नाटक बेंगलुरु बीदर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट जिला है, वहां से आया हूं मैं। यहाँ आने से पहले हमको ऐसा पता चला कि हम यूट्यूब देखते थे पहले मोबाइल, वहां से क्या है नवग्रह आश्रम का एक पता, एड्रेस, फोन नंबर सब मालूम था। यहाँ पर इससे पहले क्या है, कुछ हम ऑपरेशन ये कैंसर कुछ भी नहीं हो गया था, ऐसे ही हम देखते थे नवग्रह आश्रम का ऐसा प्रचार देखते थे। और जरा मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी है, बोलते हैं ना, ये आयुर्वेदिक के बारे में बात करना, आयुर्वेदिक के बारे में देखना, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है बोल के ऐसे ही देखते थे। बाद में क्या है, कुछ दिन के बाद क्या हमारा वाइफ को क्या है, ये स्टमक पेन हो रहा था,
पेट, वो उधर इधर लोकल डॉक्टर को बताया, लेकिन वो लोकल डॉक्टर से क्या है, वो ऐसा ही इंजेक्शन मेडिसिन लिख के देते थे। ये ऐसा करीब 1 साल लिए, 1 साल के बाद और होम्योपैथी में बताया, और उन्होंने होम्योपैथी वाला हैदराबाद वाले क्या है कुछ ऐसा लिख के दिए। 6 महीने 1 साल उधर हो गए, 2 साल हो गया। 2 साल के बाद क्या हो गया, म्यूटेशन सेंसस ये हो गया, हेडेक, म्यूटेशन सेंसस, और ये ब्लड में, ये टॉयलेट में थोड़ा बहुत क्या है कलर वगैरह चेंज होता था। देखने के बाद हमको एक बार डॉक्टर के पास गए तो एक बार MRI करो उसको बोल के बोला। MRI बारे में ऐसा ऐसा बताया, ऐसा इनिशियल स्टेज पहले ही था, अभी तो बिगड़ चुके हैं, अब ये क्लास 3 में आ गए, पहले ही बताना था बोल के बोले। तो फिर भी जो हो गए सो बात हो गए सर जी, अब क्या करना। तो MRI में तो है कैंसर गड्ढा है, ये निकलना पड़ता बोल के बोला। ये 2 साल के बाद बता रहा हूँ। फिर बाद में बेंगलोर चले गए, हमारा गांव उधर नजदीक है, उधर दूर ही है बेंगलोर, हमारा गुलबर्गा किधर साइड है। उधर जाने के बाद एक डॉक्टर रामचंद्र राव बेंगलोर में बहुत फेमस डॉक्टर है ये कैंसर के लिए। उधर जाने के बाद क्या है, ऑपरेशन करे, ऑपरेशन कराने के बाद उनसे बहस ऐसा हो गया, आप क्या करो, रेडिएशन करो और केमोथेरेपी करो। तो मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को स्टडी मालूम था, ये नवग्रह का जो हम देखते थे मोबाइल में। सर्जरी इनिशियल स्टेज से होने से पहले, और क्या है केमोथेरेपी रेडिएशन होने से पहले हो गए तो ट्रीटमेंट हो सकता बोल के मेरे को मालूम था। इसलिए तो केमोथेरेपी वो बंद करे, और क्या है इधर एड्रेस मेरे को मालूम था, सीधा सीधा अपॉइंटमेंट लिए शनिवार इधर आने के लिए बोले। आने के बाद क्या है BMS डॉक्टर क्लास लेते थे पहले, इससे पहले 500,000 लोग ऐसा फुल है, अभी भी सैटरडे संडे फुल रहते। हम सोचते थे इतना लोगों में हमको ट्रीटमेंट दे देते या नहीं देते बोल के हम परेशान रहते थे शुरू में ना। आज में क्या है, क्लास ऐसा बैठते थे, 2-3 क्लास होते थे, सुबह का सेशन, शाम का सेशन, 2 क्लास सुबह, 2 क्लास होते थे। क्यों बोले तो लोग बहुत रहते थे ना टीम, इससे दोपहर का सेशन करे, सुबह के सेशन करे, सभी लोग क्या है क्लास लेते थे। हम भी एक नोटबुक कॉपी पेंसिल लेके, हमारा इंटरेस्ट से क्या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता था, जो गुरुजी जो पाठ बोलते थे थोड़ा बहुत मेरे को इंटरेस्ट रहता था, पॉइंट अंडर द लाइन पॉइंट सब ठीक लिखते थे। हमको बहुत खुशी होता उस टाइम में, इतना सरल भाषा में बोलते, सबको मालूम हो गए जैसा बोलते हैं। इतना कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इतना समझाना, क्लास लेना, ये साइंस ऑफ ये है आयुर्वेदिक प्लेस, साइंस का दृष्टि से भी बोलते हैं। अभी पता है आप सब सुने ना। और क्या है, ये होने के बाद ऑपरेशन हो गया, होने के बाद क्या करना, रेडिएशन केमो नहीं लिए, डायरेक्ट इधर आ गए। इधर क्या है, इधर मेडिसिन लिख के दिया उन्हें, सब एक्सरे वगैरह बताया। होने के बाद हम मिसेस वाइफ भी नहीं आए, मैं खाली था। कैंसर को क्या होना वो सब लिख के दिया। रक्त शोधन तो पहली बात है, रक्त शोधन इतना बहुत भारी है, जो भी है फिल्टर हो जाता बॉडी में से, तो मेरे ख्याल से इसलिए तो रक्त शोधन क्या है, मैं 1 महीने के लिए हो गए जैसे लिख के दे, मैं रिक्वेस्ट करे तो मैं इधर कर्नाटक से आया और 2 पैकेट ज्यादा लिख के दे, बोले चलो ठीक है कर्नाटक से आए तो 2-3 महीने के एक ही बार दे दो बोल के ऐसा ही बताया, डॉक्टर को बताया, मैं लेकर गया। इसलिए तो ऐसा ही क्या है, ये लेने को तो लेते मेडिसिन ठीक है, हमारा वाइफ को क्या है इंटरेस्ट से वो सब रक्त शोधना बना के पीना ना उन्हें। इसलिए तो हम सामने सुबह 5 बजे उठ के उनका पीछे पीछे दोपहर को 2 बजे तक मेरा अटेंडेंस, उनको सब कोट के मेडिसिन करके इंटरेस्ट से लेने वाले भी रहना और साथ में प्यार से खिलाने वाला पिलाने वाला भी रहना, ये बड़ी बात है ना।
पेशेंट तो है, मेडिसिन 100% ठीक तरह से काम करेंगे। ये नेचर है, नेचर दिए से गिफ्ट है आयुर्वेदिक। मेडिसिन का पास कोई गलती नहीं, लेकिन गलती हम करते और पेशेंट करते। इसलिए तो हमेशा के लिए ये 6 महीने एक केस के लिए, कैंसर समझो, डायबिटीज समझो, कुछ भी समझो, एक 6 महीने 100% आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो एक दिन भी नहीं करना। अरे एक दिन लेके 8 दिन ले तो चलता जी बोल के नहीं, चलता नहीं, दौड़ता नहीं, खाली क्या है रेगुलर अब मेडिसिन ले लेना। अब ये 6 साल पहले मैं करे थे कीमोग्राफी, रेडिएशन छोड़ के दीवार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। 100% मैं यूज करे तो ऐसा रिजल्ट है। अभी 15 दिन पहले ही पेट स्कैन करे मैं 20,000 दे देके। पेट स्कैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सरे। एक्सरे जो होता है ना वो MRI, इससे ज्यादा डाउट क्यों रहना हमारे को, कम से कम देखेंगे बोल के बोले तो बेंगलुरु जाके हम कराया पेट स्कैन, 0% है, कैंसर ही नहीं है बिल्कुल। आज आपको बताने वाला हूं केले से आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। केला जो कि सामान्यतया दुनिया के कई देशों में होता है और भारत में इससे रंबा फल या कदली फल और कई प्रकार के मतलब फलों के नाम से, कहीं कहीं कुछ एक क्षेत्रों में इसे कपूर फल के नाम से भी पुकारा जाता है, परंतु मूलतः ये केला है, बनाना जिसे हम सामान्यतया कहते हैं। केले के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके के गुण होते हैं कि जो आपको, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, किसी भी व्यक्ति को ध्यान में रखें, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो आपको उसको पका हुआ जो केला है, कम से कम 2 केले उसको लगातार खिला दीजिए। 10 मिनट में जो उसका ब्लड प्रेशर है वो जो नॉर्मल पहले जितना था उससे कम 20 पॉइंट कम हो जाएगा। पाचन शक्ति में केले के मुकाबले कोई मतलब फल नहीं है। और विशेष तौर से केले के साथ में अगर आप इलायची का सेवन और कर लेते हैं, यानी कि आप इलायची छील लें और एक केले के साथ 1 इलायची का सेवन आप कर लें, कितना भी अगर आप ओवर डाइट हो गए तो आपको तुरंत वाला केला जो है राहत देता है। एक अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, चक्कर आ रहे हैं, तुरंत आपको ताकत की जरूरत है, तो जो पका हुआ केला है वो आप केला खा सकते हैं। केला आपको बहुत लाभ देगा। अगर आपको वेट लॉस करना है एट ए टाइम तो ये आपका वेट बढ़ा देगा। कहने का मतलब जैसे मतलब अमूमन लोग कहते हैं पुलिस की भर्ती में, आर्मी की भर्ती में जब जाते हैं और 1-1.5 किलो वजन कम हो तो केला खा लो, वो बात ठीक है, परंतु केला एटलीस्ट आपका जो वेट है उसको कम करता है, मतलब वजन बढ़ाता नहीं कभी भी। और केले के अंदर कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल और इस तरीके की चीजें नहीं होती है। डायबिटीज में केला बहुत फायदेमंद है। लोगों को ये शक है कि ये तो सब केले में तो शक्कर बहुत ज्यादा है, ये तो मीठा है, मीठे से नहीं है। अगर आप 1 केला प्रतिदिन खाते हैं तो डायबिटीज में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी डायबिटीज को ये कंट्रोल करता है। डायरिया में तो इसका जवाब नहीं। उल्टी और दस्त अगर आपको हो गया है गर्मी के टाइम पे या किसी भी कारण से अगर आपको डायरिया है तो आप निश्चित रूप से 2 केले खा लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद में फिर 2 केले खा लीजिए, आपका डायरिया बिल्कुल पे। और अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया है, आपको बहुत ज्यादा दस्तें लग रही है, तो कच्चे केले का सेवन आपकी दस्तों को बिल्कुल आरसीसी करने की कैपेसिटी रखता है। एक हेजा है या इस तरीके की जो बीमारियां होती है उसमें भी केला बहुत लाभप्रद होता है। तो आप हमेशा केला का जो उपयोग है वो इन रेमेडीज में आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और हार्ट के लोगों के लिए केला बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज है या हार्ट की सर्जरी हुई है या हार्ट में ब्लॉकेज है या जिनका ईसीजी हमेशा एबनॉर्मल रहता है, उन लोगों को केले का सेवन पर्याप्त मात्रा में करते रहना चाहिए। और केले की जो कच्चा जो केला होता है उसकी जो सब्जी है वो भी हार्ट के लिए बहुत अधिक फायदेमंद